नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 के पॉइंटर सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत राजकोषीय घटनाक्रम को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया कि द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा, ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, इसको शॉर्ट फॉर्म में ETAC कहते हैं, इसके द्वारा मई 2023 में द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति अर्थात ETAC के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण पर किस समिति की सिफारिश को मंजूरी दी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारेख समिति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की है भारत सरकार के द्वारा। यानी यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही किरीट पारेख समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, 31 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। क्लियर है? यानी ये जो पेंटिंग है कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले से, और क्या नाम है? बसोहली पेंटिंग। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही बसोहली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखेंगे, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया किसके द्वारा। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल के द्वारा भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। और ये जो नीति आयोग में सदस्य हैं डॉक्टर विनोद के पाल साहब, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या रहा। तो याद रखिएगा, कुल आउट ऑफ पॉकेट व्यय 47.1% रहा। किस ड्यूरेशन के दौरान? 2019-20 में कुल जो स्वास्थ्य व्यय है उसमें जो आउट ऑफ पॉकेट व्यय है वो 47.1% रहा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देश की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही। तो याद रखिएगा, देश की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 1.35% रही वर्ष 2019-20 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय 6,55,822 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह GDP का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे, यह GDP का 3.27% है। क्लियर? यानी 2019-20 के लिए भारत का जो कुल स्वास्थ्य व्यय है वो कितने रुपए है? 6,55,822 करोड़ रुपए, और ये GDP का 3.27% है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2019-20 में कितना प्रतिशत रहा। तो याद रखिएगा, 41.41%। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य ने 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, और यह सर्वोत्तम क्रियान्वयन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किस राज्य को? कर्नाटक को। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर हम छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें सर्वोत्तम कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, पुडुचेरी। यानी बड़े राज्यों में कर्नाटक और छोटे और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर पुडुचेरी है। किसके सर्वोत्तम क्रियान्वयन में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दूसरा अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दूसरा अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस समिट की थीम क्या थी। यानी ये जो नई दिल्ली में दूसरा अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 29 मार्च 2023 को, इसकी थीम क्या थी। तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, प्रमोटिंग ग्रोथ, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरे अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, उसकी थीम थी टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, प्रमोटिंग ग्रोथ, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी के बाद सर्वाधिक दैनिक मजदूरी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक दैनिक मजदूरी हरियाणा राज्य में है, 357 रुपए। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूनतम दैनिक मजदूरी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, न्यूनतम दैनिक मजदूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है, 221 रुपए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दैनिक मजदूरी कितनी है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में दैनिक मजदूरी 230 रुपए है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एशियाई ASQ अवार्ड 2022 के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? और ये जो हवाई अड्डा होगा ये 2 मिलियन से कम यात्री प्रतिवर्ष की श्रेणी में है। तो याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। ये जो तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है एशियाई ASQ अवार्ड 2022 के अनुसार। और ये किस श्रेणी में है? 2 मिलियन से कम यात्री प्रतिवर्ष की श्रेणी में। क्या नाम है हवाई अड्डे का? तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया आर्थिक संवाद 2023 कहां पर आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, 23 से 25 फरवरी 2023 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस संवाद का मुख्य विषय क्या है? इस संवाद का मतलब है एशिया आर्थिक संवाद 2023 जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ उसका विषय क्या था, थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहर आवास योजना को कब तक बढ़ाया गया है? याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2024 तक। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री शहर आवास योजना को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरोना काल में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक किया गया? तो याद रखिएगा, PM कुसुम योजना का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक किया गया। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 31 दिसंबर 2024 तक और PM कुसुम योजना 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाई गई है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो PM कुसुम योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, PM कुसुम का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या है फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। यह है PM कुसुम का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AISHE के नाम से जानते हैं, 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट को जारी किया। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि AISHE 2020-21 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन वर्ष 2019-20 में 3.85 करोड़ से बढ़ाकर 2020-21 में कितना हो गया है? तो याद रखिएगा, 2020-21 में उच्च शिक्षा में नामांकन 4.13 करोड़ रहा। यानी आपको यह बात याद रखनी है कि जो भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ था वो 2020-21 में बढ़कर 4.13 करोड़ हो गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थी नामांकन संख्या के संदर्भ में शीर्ष पर 6 राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, शिक्षार्थी नामांकन संख्या के आधार पर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। ये तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे क्रम पर मध्य प्रदेश, 5वें पर कर्नाटक और 6वें पर राजस्थान है। यानी शिक्षार्थी नामांकन संख्या में आपको कम से कम टॉप 3 स्टेट के नाम याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय की संख्या किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक विश्वविद्यालय की संख्या राजस्थान राज्य में है और कितनी संख्या है? 92। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या 84 है। अगर हम बात करें कॉलेज की संख्या के संदर्भ में, तो कॉलेजों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? और अभी आपने देखा कि जो नामांकन हुआ है विद्यार्थियों का, उस आधार पर भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, कॉलेज की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट जो 2023-24 का था, इसके अनुसार विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 1.97
लाख रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 1.97 लाख रुपए हो गई है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं। ये 7 प्राथमिकताएं कौन है? देखिए, यहां पर प्रश्न आपसे ऐसे भी बन सकता है कि बजट 2023-24 में जो 7 प्राथमिकताएं हैं, इनके लिए किस नाम का उल्लेख हुआ है? अब सप्त पर आधारित कई नाम बना दिए जाएंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं, इनके लिए जो नाम उल्लेखित है वो है सप्त ऋषि। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि इसमें 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहली प्राथमिकता दी गई है समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता है अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरी है अवसंरचना और निवेश, चौथा है क्षमताओं को सामने लाना, पांचवां है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट में उल्लेखित आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ कितने प्रारंभिक परिव्यय के साथ किया गया? तो याद रखिएगा, बजट 2023-24 में उल्लेखित आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक व्यय के साथ किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट 2023-24 में 66% की 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पीएम आवास के लिए परिव्यय कितना रखा गया है? तो याद रखिएगा, पीएम आवास के लिए 79,000 यानी 79,000 करोड़ रुपीस किसके लिए रिजर्व है? पीएम आवास योजना के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी लैब स्थापित की जाएगी? तो याद रखिएगा, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित की जाएगी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोवर्धन, अब गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गोवर्धन का मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये जो गोवर्धन योजना है, इसके तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र को स्थापित किया जाएगा, यानी 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र की स्थापना होगी। किस योजना के तहत? तो गोवर्धन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गोवर्धन योजना में सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा कितना? तो याद रखिएगा, 10,000 करोड़ रुपए गोवर्धन योजना में सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा। कितना? 10,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसानों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितने बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, किसानों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में शामिल पाठ्यक्रम है। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एआई के नाम से जानते हैं, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स, ये ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जो की जाएगी उनकी संख्या है 30, और ये जो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान राशि कितनी है? देखिए, 1 फरवरी 2023 को जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? तो इसमें इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि जो 1 फरवरी 2023 को बजट है वो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट है, और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बजट अनुमान राशि कितनी है? तो याद रखिएगा, 45.03 करोड़ रुपए। जो कुल बजट अनुमान राशि है वो कितनी है? 45.03 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितना होगा? तो याद रखिएगा, बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियों में राजस्व का हिस्सा 58.45% और पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 41.55% होगा। यानी राजस्व का कितना हिस्सा होगा? 58.45 और पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होगा 41.55। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर व्यय का हिस्सा कितना है? अब यहां पर व्यय के संदर्भ में बात हो रही है, तो याद रखिएगा, राजस्व व्यय की अगर हम बात करें तो ये 77.77%
और पूंजी खाते पर व्यय की बात करें तो ये प्रतिशत में है 22.23%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो याद रखिएगा 8,69,855 करोड़ रुपए। क्या अमाउंट है? 8,69,855 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुमानित है किस वित्तीय वर्ष के बजट में? 2023-24 के। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो अभी आपने 2023-24 के बजट के लिए राजस्व घाटे का अमाउंट देखा है 8,69,855 करोड़ रुपए, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। 2023-24 के बजट में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है वो कितना अमाउंट है? तो वो अमाउंट यहां दिया गया है 1,17,86,816 करोड़ रुपए। कितना है? 17,86,816 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। और फिर ये पूछा जा रहा है कि ये जो 17,86,816 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा जीडीपी का 5.9% है। यानी यहां पर आपको दोनों अमाउंट याद रखने हैं कि 2023-24 में जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 2.9% अनुमानित है और 2023-24 के बजट में जो राजकोषीय घाटा है ये जीडीपी का 5.9% अनुमानित है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति 33.61 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा जो करों में कुल प्राप्ति हो रही है 33.16 लाख करोड़ रुपए की, इसमें जो प्रत्यक्ष कर से मिलेगा वो प्रतिशत में है 54.25% और जो अप्रत्यक्ष कर से प्राप्ति होगी वो प्रतिशत में है 45.75%। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में 2023-24 हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर जो है ये जीडीपी का 6% और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में 5.1% अनुमानित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में करों के योगदान का अनुमानित क्रम क्या है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, उसके बाद निगम कर, उसके बाद आयकर, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उसके बाद सीमा शुल्क होगा। यानी 2023-24 में जो करों का योगदान होगा उसमें नंबर 1 पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है, दूसरे नंबर पे निगम कर, तीसरे नंबर पे आयकर, चौथे नंबर पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और पांचवें नंबर पे सीमा शुल्क होगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजटीय विवरण 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व का हिस्सा कितने प्रतिशत होगा? तो याद रखिएगा ये जो राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो हिस्सा है वो 88.54% होगा। यानी जो राजस्व प्राप्ति होगी 2023-24 में इसमें कर राजस्व का कितना प्रतिशत होगा? 88.54% और कर भिन्न राजस्व का हिस्सा 11.46% होगा। क्लियर है? अगला देखिए, बजट 2023-24 में कुल 4,03,083.63 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है। ये सकल व्यय का कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा जो सब्सिडी प्रस्तावित है वो सकल व्यय का 8.9% लगभग होगी। यहां पर आपको दो अमाउंट याद रखना है। सबसे पहली बात तो बजट 2023-24 में जो सब्सिडी के लिए अमाउंट है वो कितना है? 4,03,083.63 करोड़ रुपए और ये सकल व्यय का कितना प्रतिशत है? 8.95%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो याद रखिएगा जो सब्सिडी दी जाएगी 2023-24 में जो अनुमानित है उसमें अकेले खाद्य मद में जो सब्सिडी अनुमानित है वो है 48.96%। कितना है? 48.96%। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी वाली मद कौन सी है? तो अभी आपने देखा कि जो टोटल सब्सिडी दी जानी है उसमें अकेले खाद्य मद में 48.96% सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी कितनी देनी है? 43.44% और उसके बाद ब्याज सब्सिडी है 6.84%। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में ब्याज भुगतान जो कि 20% है इसके बाद सर्वाधिक व्यय अनुमानित है किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा 2023-24 में जो ब्याज भुगतान है वो तो 20% है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा व्यय किया जाएगा वो करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है उस क्षेत्र में व्यय होगा और ये लगभग 18% है। क्लियर है? यानी ब्याज भुगतान के लिए 20%,
ठीक है, टोटल व्यय का 20% ब्याज भुगतान में जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है उस संदर्भ में व्यय होगा, और ये प्रतिशत के आधार पे 18% है। अगला प्रश्न देखिए, 2023-24 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान जो कि 1,79,971 करोड़ रुपए होना है, जीडीपी के संदर्भ में कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो याद रखिएगा, बजट 2023-24 में जो ब्याज भुगतान करना है ये जीडीपी के संदर्भ में इसका प्रतिशत 3.58% है। और अगर हम अमाउंट की बात कर लें तो ब्याज भुगतान के लिए जो अमाउंट अनुमानित है वो है 10,79,971 करोड़ रुपए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 4 मदें कौन सी हैं? यहां पर प्राप्ति की बात हो रही है तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्राप्ति उधार एवं देताओं की होगी 34%, उसके बाद प्राप्ति जीएसटी से 17%, उसके बाद निगम कर से 15% और उसके बाद आयकर से 15% होगी। क्लियर है? यानी सबसे ज्यादा प्राप्ति जो होगी वो उधार एवं अन्य देयताओं से 34% और उसके बाद जीएसटी और उसके बाद निगम और आयकर से 15%। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो याद रखिएगा 7%। क्लियर है? यानी बजट 2023-24 में 2022-23 में देश की जो आर्थिक वृद्धि अनुमानित है वो है 7%। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की एग्री स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु जो निधि स्थापित की गई है उसका नाम है कृषि वर्धक निधि। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत को श्री अन्न का मतलब मोटे अनाज के अन्न, भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में भारतीय कवन यानी मिलेट अनुसंधान संस्थान को श्री अन्न के वैश्विक केंद्र को बनाने के लिए उसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको? भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि श्री अन्न से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, श्री अन्न का मतलब है कदन्न मोटे अनाज, जिसमें ज्वार आता है, बाजरा, सावा और कोदो। जैसे ज्वार, बाजरा, सावा और कोदो होता है, इसे मोटे अनाज के संदर्भ में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जो बजट 2023-24 में जो योजना है वो है पीएम प्रणाम योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। पीएम प्रणाम योजना का संबंध वैकल्पिक उर्वरकों की इस्तेमाल को बढ़ावा देना और जो जैविक उर्वरक है इनको बढ़ावा देना और जो रासायनिक उर्वरक है इनके उपयोग को संतुलित करना, ये मूल उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का। अगला देखिए, तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां पर व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण प्रारंभ करने के लिए जो योजना चलाई गई उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण के लिए चलाई गई योजना का नाम है मिस्टी योजना। क्या नाम है? मिस्टी योजना, MISHTI, मिस्टी योजना। अब ये प्रश्न बनता है कि ये जो मिस्टी है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए घोषित नई लघु बचत योजना कौन सी है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। यानी ये जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है ये इस बार 2023-24 के बजट में घोषित किया गया, महिलाओं और बालिकाओं के लिए नई लघु बचत योजना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना मार्च 2025 तक लागू रहेगी और इसमें सरकार द्वारा देय ब्याज दरों में कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, 2 लाख तक की जमा पर जो ब्याज देगी सरकार वो देगी 7.5% और ये योजना कब तक रहेगी? मार्च 2025 तक। क्लियर है? यानी ये जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है मार्च 2025 तक लागू रहेगी और इसमें जो सरकार ब्याज दर देगी 2 लाख तक की जमा पर 7.5%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री कार्य करेगा। तो याद रखिएगा, वित्तीय एवं सहायक सूचनाओं के केंद्रीय कोष के रूप में, यानी ये जो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री है ये वित्तीय एवं सहायक सूचनाओं के केंद्रीय कोष के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना
कि एक नई उपयोजना जारी करने के लिए कितनी राशि का निवेश लक्षित है? तो याद रखिएगा, पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना को जारी करने के लिए बजट में 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए प्रारंभ किए गए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। यहां पर अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज कर दूं, तो ये जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है, इसमें 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है। और ये जो पीवीटीजी विकास मिशन है, ये किसके लिए है? तो ये जनजातियों के विकास कार्य के लिए की गई है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बच्चों तथा किशोरों हेतु अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों तथा स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की। अगला प्रश्न देखिए, यदि हम बात करें भारत श्री के फुल फॉर्म की, तो भारत श्री का फुल फॉर्म क्या होगा? भारत श्री का फुल फॉर्म होगा भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। क्या होगा? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री का ये फुल फॉर्म है। तो याद रखेंगे, भारत श्री योजना पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रारंभ किए गए ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। क्या नाम है? आई गॉट कर्मयोगी। तो याद रखेंगे, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन को करना। क्लियर? और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया ऑनलाइन, उसका नाम क्या है? आई गॉट कर्मयोगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह नवीनीकृत योजना प्रारंभ हुई कब? तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 को एमएसएमई क्षेत्र में जो ऋण गारंटी योजना है, उसमें 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर एक योजना को नवीनीकृत किया गया और इस नवीनीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में केंद्र सरकार के मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। रक्षा मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि है? 5.94 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजट में कितनी धनराशि आवंटित है? तो याद रखिएगा, 2.70 लाख करोड़ रुपए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत बजट में आवंटन किया गया। कितना? 2.70 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में रेल मंत्रालय को प्राप्त बजटीय आवंटन कितना है? तो याद रखिएगा, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए मिला है बजट 2023-24 के अनुसार। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास के लिए कितने रुपए का बजट आवंटन है? तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास के लिए बजट में 2,491 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितने का? 2,491 करोड़ रुपए का। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितना बजटीय अनुमान है? तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए कितना है? 70,000 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है, इसे कब जारी किया गया? तो याद रखिएगा, बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, यानी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, उसके एक दिन पहले 31 जनवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान है, उसमें देश की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी में जो विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2023-24 के प्रारंभिक अनुमान में जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो कितना रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, 2023-24 के लिए जो अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमानित की गई है वो है 6 से 6.8% की। कितना है? 6 से 6.8% के मध्य। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2022-23 के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा 2022-23 में जीडीपी का
6.4% रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कर्नाटक है। किस रिपोर्ट के अनुसार? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें समग्र रूप से दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी ये जो समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य में नंबर 1 पर कर्नाटक है, तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। क्लियर? पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीप, तीसरे पे तेलंगाना है और चौथे पे तमिलनाडु है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवोन्मेषी फर्मों की हिस्सेदारी किस राज्य में सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, नवोन्मेषी फर्मों की हिस्सेदारी सर्वाधिक तेलंगाना में है और कितने प्रतिशत? 46.18%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसी सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, इस सूची में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 है, ये 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच हुआ और कहां पर हुआ आयोजन? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य। क्लियर है? यानी ये जो वैश्विक निवेश सम्मेलन था, ये मध्य प्रदेश में हुआ 2023 में। कब से कब तक? 11 से 12 जनवरी के बीच। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस शहर में, तब आपका जवाब होगा इंदौर में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के इंदौर में वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 हुआ 11 से 12 जनवरी के बीच, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार प्रदेश। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा, 11 जनवरी 2023 को जो प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है, इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PMGKAY। PMGKAY। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस नई योजना को किस तिथि को प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका प्रारंभ किया गया 1 जनवरी 2023 को। कब प्रारंभ किया गया? 1 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन 2 योजनाओं का विलय किया गया? तो याद रखिएगा, इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजनाओं का मिश्रण करके इसे बनाया गया। कौन कौन सी योजना मिलकर? अंत्योदय अन्न योजना और प्रारंभिक घरेलू योजना। अगला प्रश्न देखिए, 7 जनवरी 2023 को वॉल्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, मुंबई में वॉल्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 7 जनवरी 2023 को हुआ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो मुंबई में वॉल्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द ईज ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या थीम थी? इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द ईज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो प्रज्वला चैलेंज है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, प्रज्वला चैलेंज को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रज्वला चैलेंज को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो प्रज्वला चैलेंज जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन में किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन आयोजित किया गया। किसके द्वारा? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो याद रखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जीता। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि UIDAI का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार किस प्रकार का पुरस्कार है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है प्रतिष्ठित गृह पुरस्कार। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो गृह पुरस्कार है, इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गृह का पुरस्कार का नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। क्या नाम है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड
हैबिटेट असेसमेंट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 2022 को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल प्रारंभ किया गया। किस हवाई अड्डे से? कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। क्या नाम है? एन चंद्रशेखरन। इनको B20 इंडिया का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। किसको? एन चंद्रशेखरन को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो B20 है ये क्या है। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं और कारोबारी समुदाय के लिए G20 का जो आधिकारिक मंच है उसे B20 के नाम से जाना जाता है, और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने वो एन चंद्रशेखरन को किया है, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस किसने जारी की। तो याद रखिएगा ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? ऑक्सफैम इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां किया गया। तो याद रखिएगा गोवा राज्य के पणजी में, गोवा के पणजी में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। ये क्रम भी याद रखेंगे कि ये जो गोवा पणजी में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, ये 9वां संस्करण था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 था, इसकी थीम क्या थी। तो याद रखेंगे थीम महत्वपूर्ण है। थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या थीम थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास, इस हॉल ऑफ फेम में उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा शामिल है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा शामिल है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार किसको मिला। तो याद रखिएगा हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को मिला। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विश्व विरासत वॉक का पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक का पुरस्कार अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को मिला है। किसको? अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूलन स्मारक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोजपुर में जो शिव मंदिर है इसे सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूलन स्मारक पुरस्कार मिला। किसको? मध्य प्रदेश के भोजपुर के शिव मंदिर को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा प्रमुख शहरों में जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार किसको मिला। तो याद रखिएगा तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार मिला। किसको? सिकंदराबाद, तेलंगाना को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं WCOA 2022, इसका आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा 18 से 21 नवंबर 2022 के बीच महाराष्ट्र के मुंबई में 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। अर्थात आप ये कह सकते हैं WCOA 2022 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो मुंबई महाराष्ट्र में 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा हैदराबाद में 15 से 17 नवंबर 2022 के बीच जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 16 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर होगा। तो याद रखेंगे हैदराबाद में ही 16 से 19 अक्टूबर 2023 के बीच जियो स्मार्ट इंडिया का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 14 से 16 नवंबर 2023 के बीच ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहां होगा। तो याद रखिएगा यूएई के अबू धाबी में। कहां पर? यूएई के अबू धाबी में 14 से 16 नवंबर 2023 के बीच ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन होगा। कहां पर? अबू धाबी, यूएई में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कहां पर? वाराणसी में।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो वाराणसी में पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ, यह सम्मेलन किसके तत्वाधान में आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच केरल के कोच्चि में 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। कहां पर? कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक यानी पीजीआई जारी किया गया, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2020-21 में स्तर 2 यानी स्तर 2 में कितने स्कोर के आते हैं? 901 से 950 तक के, यानी स्तर 2 प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, स्तर 2 में 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये 7 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक अर्थात पीजीआई 2020-21 में उत्तर प्रदेश जो है ये किस स्तर वाले राज्य में आएगा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश तृतीय स्तर में आएगा। क्लियर है? और इसका उत्तर प्रदेश का अंक कितना है? 851। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। यानी इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहां पर? लखनऊ में 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ। अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ में हुआ, इसके आयोजक कौन थे? तो याद रखिएगा, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडिया फूड एक्सपो का आयोजक था और इस इंडिया फूड एक्सपो का सह आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार था। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, श्रीनगर के डल झील में। कहां पर? श्रीनगर के डल झील में भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, श्रीनगर के डल झील में। और यह आयोजन कब हुआ? 2 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो श्रीनगर के डल झील में भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, ये आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, इंडिया केम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और ये 12वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है। और ये आयोजन कब से कब तक हुआ? 2 से 3 नवंबर 2022 के बीच। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो इंडिया केम 2022 नई दिल्ली में हुआ, इसका विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इंडिया केम 2022 की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया। क्या थीम थी? 2030 विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन यानी माइक्रो फॉरेस्ट के सृजन के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, हरित आयकर पहल की शुरुआत आयकर विभाग के द्वारा की गई। और किस दिवस के अवसर पर? राष्ट्रीय एकता दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2022 को। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरदार पटेल जी की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयकर विभाग के द्वारा हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई। और ये जो हरित आयकर पहल है जो आयकर विभाग ने शुरू की, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हरियाली बढ़ाना और सूक्ष्म वन का सृजन करना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हरित का पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा, हरित का पूर्ण रूप होगा हरियाली अचीवमेंट रिसोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। क्या होगा? हरियाली अचीवमेंट रिसोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। ये फुल फॉर्म है किसका? हरित का। तो याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया? यानी ये जो इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। क्लियर है? ये किससे संबंधित है? इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल से संबंधित है भविष्य 9.0। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो भविष्य 9.0 है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया या किसके सहयोग से किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास किया गया। क्लियर है?
यानी ये जो भविष्य 9.0 है, ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है और इसका विकास भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक है, तो याद रखिएगा देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है, किसकी पहल है? तो याद रखिएगा गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? GUSEC। यानी ये जो GUSEC है, इसी की पहल है हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म। क्लियर है? यानी गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल की पहल है हर स्टार्ट। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसे कहां और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा हर स्टार्ट को गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो हर स्टार्ट कार्यक्रम गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो हर स्टार्ट का उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद करना। यानी महिलाओं के नेतृत्व में जो स्टार्टअप चल रहे हैं उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हर स्टार्ट शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में जाति सर्वेक्षण का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा बिहार राज्य में जाति सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ई फास्ट इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा ई फास्ट इंडिया का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। ई फास्ट इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ किया। यानी ई फास्ट इंडिया नीति आयोग के द्वारा वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के संदर्भ में सर्वाधिक निवेशकर्ता शीर्ष 4 देश कौन से हैं? तो याद रखिएगा अगर हम सितंबर 2022 के आंकड़े पर ध्यान दें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के संदर्भ में जो सर्वाधिक निवेशकर्ता हैं उसमें टॉप 4 पर कौन है? सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस और नीदरलैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंगापुर नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे पे मॉरिशस और चौथे पर नीदरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह अर्थात एफडीआई इक्विटी इंटरफ्लो में सर्वाधिक आकर्षक 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा इसमें नंबर 1 पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, दूसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल उद्योग है और चौथे नंबर पे ट्रेडिंग है। पहले पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, दूसरे पे सेवा क्षेत्र, तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल और चौथे नंबर पे ट्रेडिंग है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह प्राप्त करने वाले 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखिएगा जो एफडीआई प्राप्त किए हैं उनमें शीर्ष 4 राज्य जो हैं वो है इसमें नंबर 1 पर कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर दिल्ली और चौथे पर तमिलनाडु। यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु ये क्रमशः शीर्ष स्थान वाले राज्य हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह प्राप्त किया है किस वित्त वर्ष में? 2021-22 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट किसने जारी की? तो याद रखिएगा 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद ने, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 को जारी किया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके द्वारा कितने वर्ष तक या किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का रोडमैप विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने का रोडमैप विकसित किया है किसने? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो इंडिया @100 है इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप आधारित है किस पर? तो याद रखिएगा ये प्रतिस्पर्धात्मकता फ्रेमवर्क पर आधारित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है इसका शुभारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ किया 23 अगस्त 2022 को। और ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है इनके द्वारा जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के अंतर्गत पहला हैकथॉन हाइब्रिड रूप से कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 15 जुलाई 2022 को पुणे महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के अंतर्गत पहला हैकथॉन हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया। कहां पर? पुणे में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने
और उनके अधिकारों को के प्रति उनको जागरूक करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नाम है जागृति। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जागृति शुभंकर का संबंध किस विभाग से है? तो आपका जवाब क्या होगा? उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित है जागृति शुभंकर। फिर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो जागृति शुभंकर है, जिसे उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जारी किया, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग ने जागृति शुभंकर को लॉन्च किया। कब किया? 15 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस कंपनी द्वारा एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया गया? तो याद रखेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईओसी के नाम से जानते हैं, इसी आईओसी ने एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया। अगला देखिए, अगले प्रश्न पूछा रहा है, ये जो आईओसी ने इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का आयोजन का ये जो अनावरण किया था, ये किस नाम से किया था? तो याद रखिएगा, सूर्य नूतन। क्या नाम था? सूर्य नूतन। यानी सूर्य नूतन नाम से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अर्थात आईओसी ने एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया था। क्या नाम था? सूर्य नूतन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने प्रवासियों के डाटा बैंक के विस्तार हेतु प्रवासन सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य ने यह घोषणा की है कि वो राज्य के प्रवासियों के डाटा बैंक का विस्तार करने के लिए प्रवासन सर्वेक्षण कराएगी। कौन सी सरकार? केरल सरकार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकास के लिए मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में धोलेरा। कौन सी जगह है? धोलेरा। कहां पर है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद में। यानी गुजरात राज्य के अहमदाबाद के धोलेरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकास के लिए मंजूरी मिल गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट किन क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल किया गया? तो याद रखिए, इसमें 7 क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में। क्लियर? और ये किसके द्वारा जारी किया गया? कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पोर्टल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? देखिए, ये जो रिपोर्ट के अनुसार लिखा है, किस रिपोर्ट के अनुसार की बात हो रही है? जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 है, जिसमें अभी आपने पढ़ा कि 7 क्षेत्रों की सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, उसी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है। अब हम इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पोर्टल रैंकिंग को देखें तो इसमें उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पर नागालैंड है, ग्रुप ए के राज्यों में नंबर 1 पर केरल है, ग्रुप बी के राज्यों में नंबर 1 पर उड़ीसा है, और याद रखेंगे ग्रुप बी के ही राज्यों में उत्तर प्रदेश भी आता है और उत्तर प्रदेश का ग्रुप बी के राज्यों में दूसरा स्थान है। अगर हम बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश का जो स्थान है वो है पहला, जम्मू कश्मीर। क्लियर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर है। अगला देखिए, अगले में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सेवा पोर्टल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? अगर हम सेवा पोर्टल रैंकिंग में बात करें तो उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पर मेघालय है, ग्रुप ए की कैटेगरी में राज्यों को देखें तो उसमें नंबर 1 पर पंजाब है, ग्रुप बी वाले राज्यों में नंबर 1 पर राजस्थान है, और इस सेवा पोर्टल में भी ग्रुप बी में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगला हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसमें जम्मू कश्मीर जो है ये प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेटावर्स में अपना ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला निकाय कौन है? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE, ये मेटावर्स में अपना ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला निकाय है। ये जो AICTE है, ये जो भारत में जो तकनीकी शिक्षा है, इसके लिए ये अप्रूवल देती है। यानी जैसे बीटेक हो गया, या आपने देखा होगा कि नेलेट से O लेवल या A लेवल होता है, यानी जो भी तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में जो भी मापदंड है वो इसी AICTE के द्वारा तय किए जाते हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 के तहत कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया? तो याद रखिएगा, जून 2022 में जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 के तहत 30 जिलों को पुरस्कृत किया गया। कितने? 30। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस पुरस्कार से सम्मानित शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य का राजकोट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे असम का कछार, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का सतारा जिला है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सूची में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं? तो याद रखिएगा, सूची में बहराइच है जिसका 10वां स्थान है, गाजियाबाद है जिसका 16वां स्थान है, चंदौली का 17वां स्थान, और सोनभद्र का 22वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर एक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, IIT मद्रास ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किसने? IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने
कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 2 जून 2022 को IIM अहमदाबाद ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो IIM अहमदाबाद है इसने किसके साथ मिलकर इस सूचकांक को जारी किया है? तो याद रखिएगा भारतीय कृषि भूमि बाजार, भारतीय कृषि भूमि बाजार के साथ मिलकर IIM अहमदाबाद ने ये कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा जून 2022 में टाइम्स बिजनेस अवार्ड जो है ये रश्मि साहू जी ने जीता। किसने? रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता। कब? जून 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अवसर शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की? तो याद रखिएगा नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अवसर, और ये रिपोर्ट कब आई? जून 2022 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में किसने सहयोग किया? तो याद रखिएगा नीति आयोग का सहयोग किया RMI ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण को कब जारी किया गया? तो याद रखेंगे 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण को जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण आया, इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप 3 पर कौन है? तो याद रखिएगा इसमें नंबर 1 पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यानी याद रखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए जो राज्य रैंकिंग सूचकांक आई, इसके पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश को सामान्य श्रेणी में दूसरा स्थान मिला और पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगर हम बात कर ले विशेष श्रेणी की, विशेष श्रेणी का मतलब क्या है? विशेष श्रेणी का मतलब पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयन राज्य या द्वीप क्षेत्र। इसमें अगर हम बात करें केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप 3 पर कौन है, तो याद रखिएगा विशेष श्रेणी में नंबर 1 पर त्रिपुरा है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नकद हस्तांतरण यानी कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस मोड से संचालित केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त शीर्ष रैंक कौन है? यानी DBT मोड में संचालित केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर दादरा नागर हवेली दमन और दीव है, दूसरे स्थान पर पुडुचेरी है और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और रिपोर्ट। आइए इस प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और रिपोर्ट टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देश के पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 17 से 19 मई 2023 के बीच नई दिल्ली में देश के पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2023 में ONGC के द्वारा मुंबई में 2 ब्लॉकों में खोजे गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस स्थलों को क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा इसमें पहले ब्लॉक को नाम दिया गया अमृत और दूसरे को नाम दिया गया मूंगा। तो याद रखेंगे कि मई 2023 में ONGC ने मुंबई में 2 ब्लॉकों की खोज की और ये 2 ब्लॉक किससे संबंधित हैं? ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। इसमें पहले स्थल का नाम रखा गया अमृत और दूसरे का मूंगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 6 अप्रैल 2023 को RBI द्वारा घोषित मौद्रिक नीति में रेपो दर तथा स्थायी जमा सुविधा दर यानी SDFR को निर्धारित किया गया। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 2023 को जो RBI ने मौद्रिक नीति के संदर्भ में रेपो दर बताया वो है 6.50% और जो SDFR है यानी स्थायी जमा सुविधा दर वो है 6.25। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा यदि यानी MSF दर और बैंक दर को कितने प्रतिशत बताया गया? तो याद रखेंगे सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF इसे 6.75% और बैंक दर को भी 6.75% बताया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मौद्रिक नीति में CRR और SLR कितने प्रतिशत बताए गए हैं? तो याद रखिएगा CRR को 4.50% और SLR को 18% बताया गया। क्लियर है? CRR को कितना? 4.50 और SLR को 18%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौद्रिक नीति के तहत FRRR का मतलब क्या है? फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर। फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर ये कितना निर्धारित है? तो यह है 3.35%। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो याद रखेंगे IT सिटी बेंगलुरु 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले स्थान पर रहने वाला शहर है और यह किस रिपोर्ट में बताया गया? वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट के अनुसार।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट है जिसमें 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में शीर्ष के शहरों की बात बताई गई, उसमें आपने बेंगलुरु को तो नंबर 1 पर देखा, इसमें दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है और तीसरे स्थान पर इसमें मुंबई है। क्लियर है? पहले पे बेंगलुरु, दूसरे पे नई दिल्ली और तीसरे पे मुंबई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि AIIB में पहला विदेशी कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा AIIB ने पहला विदेशी कार्यालय खोलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते ज्ञापन पर अप्रैल 2023 में हस्ताक्षर किए। किसके साथ? UAE के साथ। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह कार्यालय कहां खोला जाएगा? तो याद रखिएगा अबू धाबी UAE में यह कार्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा भारत की पहली पॉकेट साइज स्वैप मशीन एक्सिस बैंक के द्वारा मार्च 2023 में लॉन्च की गई। और ये जो एक्सिस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वैप मशीन को लॉन्च किया, इस मशीन का नाम क्या है? तो इस मशीन का नाम है माइक्रोपे। क्या नाम है? माइक्रोपे। अब देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोपे, हाल ही में चर्चा में रहा माइक्रोपे का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन है और किसके द्वारा डेवलप की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA ने यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा 13 मार्च 2023 को प्राप्त किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा यह दर्जा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा RBI ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। RBI द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया 6 मार्च 2023 को। और ये जो हर पेमेंट डिजिटल मिशन है ये किसके लिए है? तो ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस एक्सचेंज को सामाजिक शेयर बाजार शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 22 फरवरी 2023 को सामाजिक शेयर बाजार शुरू करने की मंजूरी मिली है। किसको? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो याद रखिएगा सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी। किस बात की? सामाजिक शेयर बाजार को शुरू करने। किसने? सेबी ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 14 फरवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा की है। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो दूसरा वैश्विक हैकाथॉन है इसका थीम क्या? तो याद रखिएगा इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। क्या थीम है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा 17 से 18 फरवरी 2023 के बीच नई दिल्ली में टाइम्स ग्रुप के द्वारा वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? टाइम्स ग्रुप के द्वारा। और कहां पर? नई दिल्ली में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस नई शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व। ठीक है, लचीलापन यानी रेसिलियंस, प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और प्रभुत्व का मतलब है डोमिनेंस। क्लियर? यानी लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा है? तो याद रखिएगा फोन पे। यानी फोन पे भारत का वो पहला फिनटेक ऐप है जिसने क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा को शुरू किया। किसने? फोन पे ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देश में ग्रीन पब्लिक बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो याद रखिएगा इंदौर नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है जिसने देश में ग्रीन पब्लिक बॉन्ड को जारी किया। किसने? इंदौर नगर निगम ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? तो याद रखिएगा लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE बना है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि RBI द्वारा जारी पोर्टल प्रवाह का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रवाह पोर्टल है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा RBI के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं प्रवाह के फुल फॉर्म की। तो प्रवाह का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। यानी प्रवाह का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथराइजेशन।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, केरल वो पहला राज्य है जिसने अपने यहां पर सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करवा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष 2.0 नामक जो रणनीति की रूपरेखा है ये किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 रणनीति लॉन्च की। यानी उत्कर्ष 2.0 का संबंध किससे है? आरबीआई से। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 रणनीति लॉन्च की है इसकी अवधि क्या होगी? तो याद रखिएगा 2023 से 2025 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष 2022 नामक जो ये रणनीतिक रूपरेखा है इसका पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका पहला संस्करण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। और जो पहला संस्करण था उत्कर्ष 2022 का, ये जो 2019 में आया था इसका ड्यूरेशन क्या था? तो याद रखिएगा, ये 2019 से 2022 तक इसका ड्यूरेशन था उत्कर्ष 1.0 का। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखिएगा, मालदीव के साथ। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? मालदीव के साथ। और यह कब हुआ? 8 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा अदला बदली समझौता हुआ आरबीआई और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच? तो याद रखिएगा, 200 मिलियन डॉलर। कितने का? 200 मिलियन डॉलर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूपीआई के नाम से जानते हैं, इस सेवा को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, उस कार्यप्रणाली का नाम है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। यानी आरबीआई ने एक कार्यप्रणाली विकसित की, सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। और किस लिए? तो ये यूपीआई सेवा को बेहतर बनाने के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो यूपीआई को की सेवा को बेहतर बनाने के लिए सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता को शुरू किया गया, इसकी घोषणा किसने की? तो मैंने ऊपर ही अभी क्लियर कर दिया था, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहां हुआ? तो याद रखेंगे, हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का रियल टाइम गोल्ड एटीएम यानी पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा पहला प्रायोगिक रिटेल डिजिटल रूपी कब जारी किया गया? तो याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल को कब जारी किया गया? तो याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल को 1 नवंबर 2022 को जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, शिकायत निवारण सूचकांक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण शीर्ष स्थान पर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो याद रखिएगा, केरल वो पहला भारतीय राज्य है जिसने बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश की है। किसने? केरल। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने भारत के रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा, ओमान के केंद्रीय बैंक ने। यानी ओमान के केंद्रीय बैंक ने भारत के रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन है? तो याद रखिएगा, फेडरल बैंक। यानी फेडरल बैंक ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक है। क्या नाम है? फेडरल बैंक। अगला देखिए, एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में फेडरल बैंक ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में फेडरल बैंक का 63वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सितंबर 2022 में इको रैप की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2029 तक, कब तक? 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। कब तक? 2029 तक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इको रैप रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, इको रैप रिपोर्ट को एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक एचडीएफसी बैंक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक भारत का वो पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके लिए एचडीएफसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के लिए एचडीएफसी ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक ही वो पहला बैंक है जिसने अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ अगस्त 2022 में किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने जो अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ किया वो किस राज्य में किया। तो याद रखिएगा केरल में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड है उसे नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका नाम है नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। क्या नाम है? नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा भारत की पहली स्टार्टअप समर्पित शाखा कहां पर प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा बेंगलुरु के कोरमंगला में। कहां पर? बेंगलुरु के कोरमंगला में भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई द्वारा भारत की पहली स्टार्टअप समर्थित शाखा को खोला गया। कहां पर? कोरमंगला, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयकर विभाग के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक कौन है। तो याद रखिएगा फेडरल बैंक। यानी TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक फेडरल बैंक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण सिक्के का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जुलाई 2022 में स्वर्ण सिक्के का अनावरण किया है। और जिम्बाब्वे के स्वर्ण सिक्के का नाम क्या है? तो इसका नाम है मोसी ओ तुनिया। क्या नाम है? मोसी ओ तुनिया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां किया गया। तो याद रखिएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। कहां पर? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा गिफ्ट सिटी, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि डिजिटल बैंकों पर सपोर्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो याद रखिएगा डिजिटल बैंकों पर जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। कब जारी की गई? 20 जुलाई 2022 को। और जो नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की 20 जुलाई को, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव, लाइसेंसिंग एंड नियामक व्यवस्था। क्या शीर्षक था? भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव, लाइसेंसिंग एंड नियामक व्यवस्था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा हाइब्रिड सिक्योरिटीज पर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड ने हाइब्रिड सिक्योरिटीज पर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने हाइब्रिड सिक्योरिटीज पर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा केवी कामत। याद रखिएगा हाइब्रिड सिक्योरिटीज पर जो एडवाइजरी कमेटी है इसके अध्यक्ष केवी कामत हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो आरबीआई के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से रिपोर्ट आई, इसका विषय क्या था। तो याद रखिएगा इसका विषय था 4E। इसका विषय क्या था? 4E। अब 4E का मतलब क्या है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम। ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम। और 4E का संबंध किससे है? आरबीआई द्वारा जारी किए गए पेमेंट्स विजन 2025 रिपोर्ट से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए EASE 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा किसके द्वारा लागू किया गया। तो याद रखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जून 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए EASE 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडे को लॉन्च किया। क्लियर? तो इस प्रकार आज का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।